उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त। 10 मार्च को आएंगे चुनावी नतीजे। नेताओं का आरोप प्रत्यारोप जारी। बीजेपी विधायक ने पूर्व सीएम हरीश रावत को दिया बयान। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकार बनाने का कर रहे हैं दावा। सीएम धामी ने दिग्गज नेताओं से की मुलाकात। सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से की मुलाकात। हरिद्वार में कल महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से शिव मंदिरों की सुरक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम। शिव मंदिरों में पुलिस और पीएसी जवानों की गई तैनाती। और केदारनाथ धाम में कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर केदारनाथ धाम की कपाट खोलने की तिथि होगी तय। आचार्य गणों और वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि जारी की जाएगी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह और ये है अपना उत्तराखंड। जानेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को संपन्न हो चुके हैं। 10 मार्च को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। और इसी कड़ी में बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि हरीश रावत सिर्फ पलायन करने वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लोहाघाट विधानसभा से बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल उत्तराखंड का नेता नहीं मानते। उनका कहना है कि हरीश रावत सिर्फ पलायन करने वाले नेता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में भी हरीश रावत सिर्फ अपनी विधानसभा और अपनी पुत्री अनुपमा रावत के प्रचार में ही व्यस्त नजर आए थे। बाकी अन्य प्रत्याशियों की विधानसभा में उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, जिससे साफ है कि हरीश रावत सिर्फ एक प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, हरीश रावत समय समय पर खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की पार्टी पर लगातार मांग को दोहराते रहे हैं, जिसके बाद पार्टी ने हरीश रावत के नेतृत्व पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। वहीं पूरन फर्त्याल के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। आखिर कह कौन रहा है कि हरीश रावत को अपना नेता मानिए? हरीश रावत कांग्रेस जनों के नेता हैं, इस उत्तराखंड के नेता हैं। आज सारे सर्वे में वो मुख्यमंत्री की चॉइस के रूप में नंबर 1 के पायदान पे हैं। तो उसके बाद पूरन फर्त्याल जी कितनी भी अपनी डुगडुगी पीट लें, उससे फर्क क्या पड़ता है? और जहां तक एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचय पूरन फर्त्याल ने ये कहकर दिया कि हरीश रावत ने हरिद्वार से चुनाव लड़ा या तराई को वो पलायन कर गए, क्योंकि ये सभी उत्तराखंड का हिस्सा है। या तो भारतीय जनता पार्टी कह दे, अगर उसका स्टैंड ये है कि हरिद्वार उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है, तो इस बात को पब्लिकली जग जाहिर कर देना। हरिद्वार भी तो उत्तराखंड का हिस्सा है। और इतना साहस कोई और नेता दिखा नहीं पाता कि अपनी गृह सीट से इधर वो कोई और सीट का चुनाव कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनके पीछे पूरी भाजपा उत्तराखंड की लाभबद्ध थी, वो तक खटीमा को नहीं छोड़ पाए, साहस नहीं जुटा पाए। हरीश रावत जी को इसलिए भी ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं दे रहा हूँ, जो व्यक्ति प्रदेश का कहता है कि हमारी सरकार आएगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाया है। एक प्रत्याशी के तौर पर रहा, वो लीडर की तौर पर नहीं रहा। और दूसरी बात, वो लगातार कहते हैं फ्लाइन की बात करते हैं। उनने खुद का अपना प्लान किया। हमारी अल्मोड़ा लोकसभा ने उन पर बहुत बड़ा विश्वास किया, 3 बार उनको लोकसभा का सांसद बनाया। उसके बाद वो पहाड़ से तराई में पलायन हो गया, हरिद्वार लोकसभा लड़ने आए। और उसके बाद दोबारा जब उनको 2017 में मौका मिला विधानसभा का, तो उनने जो है तराई को चूज किया, फिर वहाँ पे चोट खानी पड़ी। आज उनकी हिम्मत नहीं है कि पहाड़ में जाने की, पहाड़ के पलायन की बात करने वाले नेताओं को हम नकार।
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे कृष्णा कुमार, हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ। कृष्णा, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में। मतदान हो चुका, ईवीएम में किस्मत जो है सब प्रत्याशियों की कैद है। एक तरफ अगर बात करते उत्तराखंड की तो कांग्रेस दम ठोक रही है कि इस बार वो आने वाली है, क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी को मानती है, जबकि बीजेपी का कहना है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया तो बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन इस बीच जो है आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। हरीश रावत अपनी ही पार्टी के अंदर जिस तरीके से झंडा लेकर खड़े हुए थे, अपनी पार्टी के अंदर तो उनकी सुनी नहीं गई, लेकिन वो हमेशा से बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल पूजा, देखिए 14 फरवरी की शाम मतदान थम चुका था, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी उत्तराखंड में अभी तक नहीं थमी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो अभी तक उत्तराखंड में जारी है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें। बीजेपी से विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने हरीश रावत पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत पलायन करने वाले एक तरीके से नेता है, क्योंकि उन पर जो है अल्मोड़ा लोकसभा की जनता ने 3 बार विश्वास जताया था, 3 बार उनको सांसद बनाया, जिसके बाद से हरीश रावत पहाड़ों से पलायन करके मैदान का रुख करने लगे। हरिद्वार लोकसभा चुनाव से वो चुनाव लड़े, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद अगर विधानसभा चुनाव 2017 की बात करें तो हरीश रावत खुद 2 मैदान सीट से लड़े थे, एक हरिद्वार की ग्रामीण सीट से और दूसरी उधमसिंह नगर की किच्छा सीट से, तो उन्हें तभी भी हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पूरन सिंह फर्त्याल ने साफ उन पर आरोप लगाते हुए कहा है और बयान देते हुए कहा है कि हरीश रावत एक तरीके से पहाड़ों पर अब नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है, क्योंकि 3 बार उन पर विश्वास जताया था, कोई काम उन्होंने अल्मोड़ा लोकसभा के लिए नहीं किया था। जिसके बाद एक तरीके से उन पर राज्य में भी 2 बार भरोसा जताया है, 2 बार कांग्रेस की सरकार बनाई है, लेकिन कुछ भी आम वजूद के काम कांग्रेस नहीं कर पाएगी, जिस वजह से 2017 में कांग्रेस को एक बार फिर नकार दिया था और एक बार 2022 में फिर कांग्रेस को बाहर का रास्ता जो है वो देखने को मिलेगा। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर एक तरीके से जारी है, मगर जनादेश जो ईवीएम मशीन में कैद है 10 मार्च को उसका जो है पिटारा खुलेगा। सभी 632 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो अभी ईवीएम मशीन में कैद है, जिनका भाग्य हम कह सकते हैं लगभग 60 लाख उत्तराखंड की जनता ने तय किया है और ईवीएम मशीन में उनका भाग्य कैद करके, जिसका पिटारा 10 मार्च को खुलेगा। लेकिन इस बीच देखिए जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है लगातार बीजेपी के सामने एक तरीके से विरोध में है और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता जो है हरीश रावत को लेकर नए नए बयान दे रहे हैं, जिस वजह से हरीश रावत लगातार सुर्खियों में है। अब पूरन सिंह फर्त्याल की बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि वो सिर्फ अपनी विधानसभा से ही चुनाव लड़े हैं, किसी भी क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे हरिद्वार ग्रामीण की सीट को छोड़कर, क्योंकि हरिद्वार से उन्हीं की बेटी जो है वो चुनाव लड़ रही थी, जिसके प्रचार प्रसार के लिए हरीश रावत वहाँ पहुंचे थे। उसके अलावा किसी भी विधानसभा में नहीं पहुंचे। और आपने अब से कुछ देर पहले गरिमा को सुना होगा, जो प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो कह रही थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी खटीमा कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकले। लेकिन उत्तराखंड राज्य में सिर्फ ऐसे ही एक तरीके से भाजपा नेता का नाम आता है, जिसमें सिर्फ सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते हैं, जो सभी विधानसभाओं की अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर, क्योंकि बीजेपी जो है उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, तो हर क्षेत्र का हर एक विधानसभा का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया है। तो कांग्रेस लगातार देखिए अपने बयानों में ही घिरती जा रही है। उत्तराखंड की जानकारी गरिमा दसोनी को पूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है। पूजा जी, कृष्णा मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक और खबर है जिस पर आपसे बात करना चाहूंगी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं, 10 मार्च को चुनावी नतीजे घोषित होंगे। अभी तक राज्य में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। जहां कांग्रेस में हरीश रावत अपने विरोधियों को साधने में जुटे हैं, वहीं राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी नेता चुनाव परिणाम के बाद बनने वाले समीकरणों को देखते हुए दिग्गज नेताओं को दरवाजे पर फूलों का गुलदस्ता देकर आ रहे हैं, ताकि अगर पार्टी को बहुमत मिलता है तो कोई ज्यादा विरोध ना कर सके। उधर राज्य में बीजेपी ने किसी को भी सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया, लिहाजा चुनाव परिणाम के बाद राज्य में सीएम का भी फैसला होना है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य में दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी बीच जो है धामी पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भी मिलने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने रावत को फूलों का गुलदस्ता देकर उनसे मुलाकात की। इस बीच विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। साथ ही सीएम धामी को लेकर रावत ने कहा कि धामी 5 साल नहीं बल्कि 15 साल तक मुख्यमंत्री की पारी खेलने वाले हैं। इसके जरिए रावत ने एक तरह से धामी को अपना समर्थन दे दिया। हालांकि सब कुछ चुनाव परिणामों पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां कैसी होंगी। अब देखना होगा कि 10 मार्च को उत्तराखंड में बीजेपी आती है या कांग्रेस। कृष्णा आपके पास वापस आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं पुष्कर सिंह धामी की इस पूरी स्ट्रैटेजी को कि वो
मुख्यमंत्री अभी है, लेकिन 10 मार्च के बाद क्या समीकरण बनेंगे, कौन मुख्यमंत्री होता है, किसकी सरकार आती है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकएंड के ऊपर धामी जो है अपनी पूरी फील्डिंग कर रहे हैं ताकि जो बड़े नेता है उनके समर्थन में आए। बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान संपन्न हो चुका था, जिसके बाद जो एक तरीके से नतीजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंचे और भाजपा के पास पहुंचे हैं, उस नतीजों से भाजपा एक तरीके से संतुष्ट दिख रही है और आश्वस्त दिख रही है कि 10 मार्च को हमें सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात करने उनके घर पर पहुंचे हैं, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले देखा था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से उन्होंने मुलाकात करी थी, जो हरिद्वार से सांसद है। वो कल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के पास भी वो मुलाकात करने गए थे, जिसके बाद वे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और सांसद से भी मुलाकात करने वो पहुंचे थे। तीनों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री एक तरीके से आश्वस्त दिख रहे हैं, खुद को मुख्यमंत्री एक तरीके से 10 मार्च को बनने का देखने के लिए। उससे पहले ही मुख्यमंत्री एक तरीके से देख रहे हैं जो एक तरीके से उनके मुख्यमंत्री बनने में राह पैदा कर सकता है, तो उन्हीं विरोधी खेमे को एक तरीके से मुख्यमंत्री अपने पक्ष में जुटाने के लिए अभी से मैदान में जुट चुके हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अब से मतदान के बाद से कई विधायक जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पे आरोप लगा चुके हैं उन्हीं के एक तरीके से विधानसभा में ना आने का और एक तरीके से उनको अंदर ही खाने कहीं ना कहीं हरवाने का। तो जिसके पास से बीजेपी में सरगर्मी बहुत तेज है, राजनीतिक उठापटक बीजेपी में इधर से उधर कभी भी हो सकती है, जिसको संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी से ही एक तरीके से अपने नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव वो उत्तराखंड में उनके नेतृत्व में लड़ा गया है, उसी नेतृत्व को साधने के लिए और बरकरार रखने के लिए सभी नेताओं से, बीजेपी के चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें मदन कौशिक की, चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री निशंक की बात करें, चाहे त्रिवेंद्र की बात करें, चाहे तीरथ की बात करें, तो ऐसे तमाम बड़े नेताओं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मिलना जुलना जो है वो लगातार जारी है। क्योंकि अब परिणाम आने में काफ़ी कम दिन नहीं बचे हैं, लगभग 10 दिन बाद आज से सबके परिणाम साफ होंगे। जो जनता ने जनादेश एक तरीके से ईवीएम मशीन में कैद किया है उसका पिटारा जो है 10 मार्च को खुलेगा। तो उसी कड़ी में देखिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी नेताओं से मुलाकात तेज कर दी है। वे रोजाना किसी न किसी नेता के पास जो है वो सुबह की मुलाकात करने जरूर पहुंच रहे हैं। पूजा जी कृष्णा, ये अपने आप में अहम है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी की इस तरह की मुलाकातों का मतलब ये भी कहा जा सकता है कि उनको अपने काम पर कॉन्फिडेंस है, उनको इस बात पर कॉन्फिडेंस है कि 10 मार्च के बाद उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आ रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया 14 फरवरी के बाद मतदान के बाद जिन जिन बूथों से रिपोर्ट आई है, भाजपा के पास नतीजे पहुंचे हैं, उससे देख के सभी भाजपा नेता एक तरीके से संतुष्ट है कि 10 मार्च को हमें जो है सरकार में वापसी करने जा रहे हैं। जो जनता ने जनादेश ईवीएम मशीन में कैद किया है वो एक तरीके से हम पर और प्रदेश में कमल खिलाने के लिए उन्होंने जनादेश अपना कैद किया है। जिसके बाद से देखिए कयासबाजी लगातार जारी है, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, इन तीनों ही पार्टी का कहना है कि हम उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो हमें एक तरीके से रुझान देखने को मिले थे 14 फरवरी के दिन, जनता जो है विकास की राह पर चलकर वोट देने के लिए आगे बढ़ रही थी और सभी एक तरीके से विकास उत्तराखंड में जो मोदी केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार ने किया है वो एक तरीके से अब सड़कों पर दिखाई देता है। जनता भी कहती है कि हाँ हमारे अब उत्तराखंड में विकास हुआ है, क्योंकि जिस समय पर उत्तराखंड का एक तरीके से किसी भी राज्यों में नाम नहीं आता तो उत्तराखंड एक तरीके से अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। तो उसी को देखते हुए उत्तराखंड की जनता ने एक तरीके से विकास की राह को चुना है, जिसके नतीजे 10 मार्च को होंगे। उसी दिन कुछ कहना स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि 10 मार्च को लगभग हम कह सकते हैं दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य में कौन सरकार बनाने जा रहा है। पूजा जी कृष्णा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं कि देवभूमि हरिद्वार में कल भव्य तरीके से महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और इसी कड़ी में फागुन मास की महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से शिव मंदिरों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शिव मंदिरों में पुलिस के साथ ही पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। कई शिव मंदिरों में सीसीटीवी कैमरों पर भी नजर रखी जा रही है कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिरों की तरफ जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। महाशिवरात्रि को लेकर शिव मंदिरों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक जिले में करीब 112 शिवालय हैं जहां शिवरात्रि का मेला लगता है। शहरी क्षेत्र में इनकी संख्या 30 है। जिले में श्रद्धालुओं के साथ ही मेला परिसर की सुरक्षा में 2 कंपनी पीएसी की लगी हैं। मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 20 दरोगा, 10 महिला दरोगा, 200 सिपाही और करीब 50 होमगार्ड को ड्यूटी पर लगाया गया है। इसके अलावा अपने क्षेत्र में पड़ने वाले शिव मंदिर पर बीट सिपाही सुबह से ही मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रशासन
की तरफ से सभी पर पैनी नजर रखी जाएगी। कृष्णा, जानना चाहूंगी आपसे कि क्या इंतजाम है? देवभूमि में कल महाशिवरात्रि का उत्सव जो है धूमधाम से मनाया जाना है, श्रद्धालु वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए कल 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जिस कड़ी में उत्तराखंड में तमाम देश के कोने कोने से भोले के भक्त जो हैं वो गंगा जल लेने पहुंच रहे थे, ताकि 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन वो अपने अपने शिवालयों पर जलाभिषेक करें। जिसमें हमने देखा था पिछले 2 साल से कोरोना के चलते जिस तरीके से कोरोना अपनी रफ्तार में था, तो सरकार ने तमाम कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाए हुए थे। 2 साल बाद जिस तरीके से कांवड़ियों को उत्तराखंड में आने की छूट मिली है, तो सरकार ने भी तमाम पाबंदियां हैं उन पर हटाई थी। तो एक तरीके से बढ़ चढ़कर अब 2 साल बाद कांवड़िए हरिद्वार में आ रहे हैं गंगा जल लेने, क्योंकि पिछले 2 साल हमने देखा था महाशिवरात्रि पर एकदम पाबंदी जो है वो कांवड़ियों के लिए रखी गई थी, जिससे कि व्यापारी वर्ग भी हरिद्वार का काफ़ी ज़्यादा परेशान था। क्योंकि अगर व्यापारियों की बात करें तो वो हरिद्वार में सिर्फ श्रद्धालु के भरोसे ही चल पाते हैं। जिसके बाद से सरकार ने एक तरीके से पाबंदी उनके ऊपर से हटाई, कांवड़ियों को आने की छूट दी है, सभी श्रद्धालुओं को आने की छूट दी है। तो सभी श्रद्धालु और कांवड़िए जो है अब उत्तराखंड में बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। लाखों की संख्या में हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में इस समय कांवड़ मौजूद है धर्मनगरी हरिद्वार में, और अपने हर की पेड़ी से गंगा जल ले लेके अपने वापस घर की तरफ शिवालयों की तरफ जा रहे हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा हमको मुस्तैद दिखाई दे रहा है। चाहे हम कांवड़ियों की सुरक्षा की बात करें, चाहे मंदिर और आश्रमों की बात करें, तो इसको लेकर हरिद्वार के एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत भी पूरे के पूरे सतर्क है, लगातार मैदान में डटे हुए हैं। सभी अधिकारियों को वो निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी भोले को उत्तराखंड में परेशान ना किया जाए। सभी से विनम्र निवेदन किया जाए और एक तरीके से अपील करी जाए, अगर कोई भी कोरोना के पाबंदियों से पालन नहीं करता है, कोरोना की गाइडलाइन का, तो उसको प्यार से अपील करी जाए, किसी को भी डांट फटकारा ना जाए। क्योंकि हमने कल ही देखा था एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उसमें तमाम पुलिसकर्मी जो है वो कांवड़ियों को फटकारते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि तमाम लोग जो है वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे, काफ़ी प्रतिबंध जो है नियमों को वो तोड़ रहे थे। जिसके बाद से पुलिस एक तरीके से सतर्क है और उनका एक तरीके से स्वागत करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। लाखों की संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड आते हैं, उसको बरकरार रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जो है पूरी तैनात दिख रही है। पूजा जी, कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, कल महाशिवरात्रि का पर्व है। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थित ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में रावल भीमाशंकर की मौजूदगी में पंचांग गणना से की जाएगी। 1 मार्च महाशिवरात्रि के पर्व पर ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 7 बजे से विशेष पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। इस मौके पर आराध्य देवी देवताओं का श्रृंगार और आरती के बाद भोग लगाया जाएगा। सुबह 9:30 बजे केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में आचार्य गणों और वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि और समय घोषित किए जाएंगे। साथ ही बाबा की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली के शीतकालीन गद्दी स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से धाम प्रस्थान का दिन भी तय किया जाएगा। बढ़ते आगे, रूस के साथ युद्ध के चलते यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के युवाओं को निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते यूक्रेन में फंसे कई भारतीय छात्र और नागरिकों को भारत सरकार के प्रयास के बाद सकुशल वापस लाया जा रहा है। इसी कड़ी में बड़े बड़े दावों की पोल एक पिता ने खोल दी है। यूक्रेन से लौटी एक छात्रा के पिता ने सरकारी सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी बच्ची मेडिकल की छात्रा है और वो यूक्रेन से किसी तरह पड़ोसी मुल्क की सीमा तक पहुंची। यहां से केंद्र सरकार ने उसे रेस्क्यू कर मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचाया, लेकिन इसके बाद बच्ची को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। तो बता दें, यूक्रेन में कई भारतीय नागरिक फंसे हैं और छात्र फंसे हैं, और इसी बीच ऋषिकेश की ये छात्रा किसी तरीके से वापस लौटी है। पहले बता दें, यूक्रेन की सीमा पर पहुंची, जहां से उसे सकुशल जो है भारतीय विमान द्वारा मुंबई एयरपोर्ट तक लाया गया, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट के बाद इस बच्ची के जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसको लेकर के परिवार में काफी नाराजगी देखने को मिली। हालांकि एक तरफ परिवार खुश है कि ये बच्ची यूक्रेन से वापस आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ नाराजगी इस बात से है कि बच्ची घर कैसे आई, इससे सरकार को लेना देना नहीं है। सरकार ने सिर्फ एयरपोर्ट तक लाने की अपनी जिम्मेदारी निभाई
और उसके बाद बच्ची खुद ब खुद ऋषिकेश अपने घर पहुंची। अब हम भूलिए स्वागत है आपका घर वापसी में और मम्मी पापा को भी। अमित कंडियाल हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में। बच्ची की जर्नी यूक्रेन से लेकर के ऋषिकेश तक कैसी रही, क्या बताया बच्ची ने? जी, जैसा कि रविवार की देर शाम दो जो ऋषिकेश की छात्राएं हैं वो यूक्रेन में पढ़ाई कर रही थी। एमबीएस का एक का 2nd ईयर है और एक का 5th ईयर है। एक निशा आयुषी है जो कि कल शाम को देर शाम घर पहुंची थी, वापस लौटी थी और परिवार के साथ परिवार से मिलकर काफी खुश नजर आई और उन्होंने कहा कि जो संघर्ष उन्होंने इस यात्रा के दौरान झेला है यूक्रेन से भारत लौटने में, वो बड़ा ही एक भयात्मक था और काफी डर के साथ उन्होंने पूरी ये यात्रा की। हालांकि जो भारत सरकार है उनके द्वारा जो फ्लाइट कराई गई थी तो यूक्रेन से उसमें वो मुंबई तक आए, लेकिन मुंबई में उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। मुंबई के बाद उनको किसी भी तरीके की सपोर्ट या सहायता नहीं मिल पाई सरकार के द्वारा, जिससे वो घर आते। साथ ही उनके जो आयुषी के पिताजी हैं उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की कि जो सरकार ने मुंबई में लाके बच्चों को छोड़ दिया आधे रास्ते में और उसके बाद बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि एक सेना का जवान एयरपोर्ट पर उनको मुंबई एयरपोर्ट पर मिला जिन्होंने उनकी सहायता करी और उनको टिकट करवाकर उनको ऋषिकेश के लिए रवाना किया। जी अमित, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। महाशिवरात्रि का पावन पर्व मंगलवार को है और इसी के चलते पवित्र नगरी हरिद्वार से गंगा जल लेकर गंतव्य की ओर आ रहे भक्तों से पूरा शहर जय जयकारों से गुंजायमान है। जगह जगह शिव भक्तों ने भंडारों का आयोजन किया है। इसी को लेकर महाशिवरात्रि के पावन पर्व की धूम जगह जगह देखने को मिल रही है। वहीं इसी बीच काशीपुर में स्थित शिव मंदिर भक्त पहुंच रहे हैं। भोले के आगमन पर जगह जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है और जगह जगह शिव भक्तों का भव्य स्वागत हो रहा है। हरिद्वार से जल लेकर चैती मंदिर पहुंच रहे शिव भक्त महाशिवरात्रि पर्व पर जलाभिषेक करेंगे और अपनी मन्नतें मांगेंगे। वहीं शिव भक्तों ने भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए एक सुंदर नजारा प्रस्तुत किया। चमोली में पल्स पोलियो महाअभियान 2022 में 601 बूथों और 5 ट्रांजिट बूथों पर 38,650 बच्चों को पोलियो पिलाने के लक्ष्य के साथ ये अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान जिला चिकित्सालय डॉक्टर्स की तरफ से कई बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर बूथ का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये मुहिम जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पोलियो वैक्सीन की खोज 70 साल पहले अमेरिकी वैज्ञानिक जोनस सॉल्क ने 1950 में की थी, जो कि इंजेक्शन से लगाई जाती थी। इस दौरान उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो बूथ पर लाकर पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं और अपने परिचितों को भी प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बच्चे बूथ पर नहीं आ सकते उन बच्चों को घर पर ही दूसरे और तीसरे दिन पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। हरिद्वार में उस समय हड़कंप मच गया जब हाईवे पर एक वाहन की टक्कर से कांवड़िए की मौत हो गई। बता दें, गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में रहने वाले अपने साथियों के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेने आए थे। रविवार सुबह वो कांवड़ लेकर नारसन कस्बे के तिराहे पर पहुंचे, जहां एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना नारसन पुलिस चौकी प्रभारी बृजपाल सिंह को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। साथ ही शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है। उत्तराखंड के विकास नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्कूल बस के पेड़ से टकराने के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि कई बच्चों के घायल होने की खबर है। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं। बता दें कि 10 मार्च को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी कड़ी में हरिद्वार में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बता दें कि हरिद्वार के डीएम
पूरण सिंह राणा ने कहा कि मतदान के बाद जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस बल की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम को अति संवेदनशील मानते हुए इसकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है, जिसके चलते 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे और पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ की निगरानी के बीच स्ट्रांग रूम की देखरेख की जा रही है। नहीं, देखिए, काउंटिंग ऑफ वोट्स के लिए जो प्लेस आइडेंटिफाई किया गया है वो शिवडेल स्कूल आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा फाइनल किया गया है। तो उसी में जो टोटल हमारा 11 विधानसभा है जनपद हरिद्वार का, तो उसके वहीं पर स्ट्रांग रूम स्टेब्लिश किए गए हैं और स्ट्रांग रूम के साथ साथ जो वहाँ पे हॉल इत्यादि बने हैं, तो उसी में हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए डिफाइन किया गया है, प्लेस आइडेंटिफाई किया गया है। और अभी जो स्ट्रांग रूम बने हैं उसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे पर्याप्त आईटीबीपी और एसएसबी को तैनात किया गया है, जिनके द्वारा वहाँ पे 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा आउटर जो वहाँ पे कॉरिडोर है उसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है जो इसी के तहत दी गई है, उसके क्रम में सभी तैयारियाँ। हरिद्वार में समाज सेवियों ने शहर को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए शॉर्ट फिल्म बनाकर लोगों को 2 डस्टबिन का प्रयोग कर साफ सफाई में सहयोग करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान लोगों ने आम लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं एडीएम पीएल शाह ने कहा कि कचरा आज वैश्विक समस्या बन चुका है। हरिद्वार तीर्थ नगरी है जहां प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं। ऐसे में हरिद्वार की साफ सफाई के लिए सभी को पहल करनी है। साथ ही सभी लोगों को सफाई को लेकर पहल करने के लिए उन्होंने अपील की, जिससे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। मैं श्री गर्ग जी को, श्री सुनील जी को, मिश्रा जी को और पाठक जी को जो और आपकी जो पूरी टीम है, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मैंने अभी बात कर रहा था कि कूड़ा जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है, चूँकि हम तीर्थ नगरी में रह रहे हैं और हमारा ये जो है पर्यटन स्थल है और हमारी जो इकोनॉमी है वो मैक्सिमम जो है पर्यटन पे ही डिपेंड करती है। तो इसलिए शहर को साफ़ सुथरा रखना हम सभी लोगों की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोगों ने आपने जो लघु जो फिल्म बनाई है बहुत ही एक बढ़िया संदेश दे रही है, बहुत ही क्रिएटिव है। उन्होंने जो सूखा कूड़ा है और गीला कूड़ा है उसको जन जन को ये संदेश देने का उन्होंने उस फिल्म के माध्यम से प्रयास किया है कि हम जब सूखा कूड़ा अलग रखेंगे और गीला कूड़ा अलग रखेंगे। देखिए, कूड़ा जो है एक बहुत ही बड़ा जागरूकता का विषय है। जैसा कि मैंने इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से बताया कि अगर गीले कूड़े को और सूखे कूड़े को हम लोग अलग अलग करेंगे तो जो गीला कूड़ा है, क्योंकि वो डिकम्पोज हो सकता है और गीला कूड़ा जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है बजाय कि सूखे कूड़े के। और सूखे कूड़े के लिए भी पहले भी हम लोगों ने मुहिम चलाई थी। तो ये जो गीला कूड़ा है इसको लेकर हम लोगों को सभी को जो 2 डस्टबिन हैं वो घर में रखने चाहिए, जिसके अंदर गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। और ऐसे ही निगम को भी ये दोनों कूड़े हमें अलग करके सौंपने हैं ताकि जो गीला कूड़ा है वो डिकम्पोज होकर जो गीले कूड़े के पास। और अपना उत्तराखंड में आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।